Russia, Britain और Austria. ऑस्ट्रिया, ये बात सही है। नेपोलियन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 18 ना। अब देखिए कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली थी कि एक तो 1792 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुए उसको कहा जाता है फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी चुन कर आया। ओके, तो फर्स्ट 1791 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। आप तो जब ये इलेक्शन हुए 92 के लास्ट में और फिर 93 में क्या हुआ, वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी आया इलेक्शन 92 में। तो दैट इज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। जब ट्यूलिप्स पे अटैक किया वो तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था। जब चुना जाता है सरकार उसे रिपब्लिक कहते हैं, मालूम है कि नहीं? तो दैट इज फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। इसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी इलेक्ट हुआ था। इलेक्टेड एज हेड ऑफ फ्रांस। इसके बाद अभी जैसा बताया कि 1793 से 1794 तक किसने शासन किया? दैट इज कन्वेंशन का शासन था। और कन्वेंशन किसका है? ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी का ही है। फिर इसके बाद 94 में इसके बाद डायरेक्टरी का शासन रहा। डायरेक्टरी ने बहुत समय तक रूल किया, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्टरी वीक होती गई और नेपोलियन युद्ध जीतता चला गया। तो इसकी वजह से 1804 तक तो डायरेक्टरी रही, लेकिन ये बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। और इस समय तक 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें से 5 मेंबर जाते थे। दैट इज डायरेक्टरी। और 1804 में नेपोलियन बहुत सारे युद्ध जीत चुका था, इसलिए उसने अपना प्रभाव जमा लिया और 1815 तक उसने मिलिट्री डिक्टेटरशिप रखी। एटीन 1815 में वियना कन्वेंशन हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट स्टेट, दिस इज सेकंड स्टेट, दिस इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में 3 लोग थे जो इसमें एलाइट ग्रुप थे, जो बहुत अमीर थे, उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, अमीरों का वर्ग। और वही कंजर्वेटिव भी थे, क्योंकि वो तो वेल टू डू थे ना, जबकि ये दोनों लिबरल्स थे। ये दोनों कैसे थे? आज़ादी की मांग कर रहे थे कि नहीं? तो कंजर्वेटिव कौन थे? ये जो टॉप 1 थे वो कौन थे बताइए? कंजर्वेटिव्स। और इनको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो सब कंजर्वेटिव। भाई ये कहते थे राजा का ही शासन ठीक है, खूब मजे कर रहे हैं। ये भी तो अमीर थे ना। तो कंजर्वेटिव जो अमीर होगा वही चाहेगा जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, यही बात है कि नहीं? और जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्या उसको फ्रीडम चाहिए? तो लिबरल कौन से थे बताइए? ये दोनों कौन से थे? लिबरल्स। तो अब यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। नेपोलियन खुद इसी में का था, यहीं पे नेपोलियन था। तो वास्तव में नेपोलियन का डिक्टेटरशिप का शासन है, ठीक है। तो अब इसके बाद 1815 के बाद क्या हुआ? 1815 में रिया क्या हुआ बताइए? बहुत अच्छा। और ये वाटरलू का युद्ध नेपोलियन किस ईयर में हारा? यस। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई और नेपोलियन को हटा दिया गया। दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। और इसमें 1815 में एक राजा बैठा दिया गया जो कि लुई 18 है। वो अपने डायनेस्टी का अंतिम शासक था, ठीक है। तो लुई 18 को बैठा दिया गया, जिसने कब तक शासन किया होगा? लुई 18, ये रोमन वर्ड में लिखा जाता है। अच्छा, 1824 से सुजैन 1830 तक किसने शासन किया? चार्ल्स टेन ने शासन किया। लेकिन जो चार्ल्स टेन था वो
अच्छा राजा नहीं था, वो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव था। कैसा था? एक्सट्रीम कंजर्वेटिव का मतलब था इट वांट टू रीइस्टेब्लिश कंजर्वेटिज्म। वो चाहता था कि बिल्कुल अमीरों का, कुलीन वंश का ही शासन हो जाए। इसके लिए उसने प्रेस की लिबर्टी को छीन लिया। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब तक क्या हो चुका था 1830 तक? क्या तुमको ये बात मालूम है? बड़ी बात बता रहे हैं, नेपोलियन 80% यूरोप को जीत चुका था क्या? अच्छा, जहां जहां वो गया होगा वहां वहां कंजर्वेटिव्स भी गए होंगे क्या? कंजर्वेटिव अमीर लोग गए होंगे, या वहां भी? पूरे यूरोप में तो अमीर थे ही। स्टेट सिस्टम क्या पूरे यूरोप में था? तो वहां भी एक बंटवारा हो गया। जो नीचे नीचे के लोग थे वो वहां भी जैकोबिन क्लब बनाने लग गए, क्योंकि उन फ्रांस में तो खुद ही लोग कैसे थे, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट थे कि नहीं? और नेपोलियन ने अगर पूरे बहुत सारी यूरोप में कब्जा कर लिया होगा तो क्या हुआ होगा बताओ? क्या वहाँ यहीं पे फ्रांस में ही चल रहा था? फ्रांस में क्या चल रहा था? क्या जैकोबिन क्लब नहीं चल रहा था? वो बात अलग है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे मर गया, उसको गुलोटिन कर दिया गया, लेकिन क्या जैकोबिन क्लब बंद हो गया क्या? उनको न्याय मिला क्या? जो लोअर ग्रुप थे उनको न्याय मिला क्या? तो जैकोबिन क्लब बंद नहीं हो गया। लेकिन अब तक बोलो 1815 में कौन आ चुका था? क्या कंजर्वेटिव आ चुका था? क्या तुम दिव्या बता सकती हो इतने बड़े शासन काल में कहां पे लिबरल्स हैं? ये जो कि वास्तव में ये जो कन्वेंशन है ये लिबरल कहें कि नहीं? तो लिबरल में कौन आ गए? कहने के लिए लिबरल है उनकी पार्टी, लेकिन रॉबेस्पियरे ने अच्छा काम तो नहीं किया। बस तुम कह सकते हो मेरा शासन काल है, मेरा आदमी वहां बैठा, यही तो कह सकते हो। उसने औरों को मारा, बस इतना ही तो काम किया। स्लेवरी को, सर्फडम को हटा दिया होगा। तो ये लिबरल है या जैकोबिन? कौन आगे बताइए? अच्छा, ये कौन होंगे बताओ? ये कंजर्वेटिव का शासन होगा। और कंजर्वेटिव के शासन काल में डिक्टेटरशिप को तो चलो मान नहीं रहे, डिक्टेटरशिप से क्या लेना देना नहीं। इवन जो डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी भी मानी जा सकती है कि लिबरल्स ही है, क्योंकि डायरेक्टरी भी लिबरल्स है, उन्हीं में से ही बना दिया गया हो। ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, राजा रहेगा तो ही कंजर्वेटिव मानेंगे ना, और जो चुन के आएंगे उन्हें कंजर्वेटिव मानोगी क्या? नहीं मानोगी। तो अब यहाँ पर जो जैकोबिन्स चुन के आए, तुम ये बताओ कि चार्ल्स टन ने चंद्रशेखर क्या किया होगा? लगा दी थी। और ये जो चार्ल्स टन था ना, ये अच्छा राजा नहीं था। इसने क्या किया था? कंजर्वेटिज्म को इसने रीस्टेब्लिश करना चाहा, और इसने क्या किया? जहां जहां ये ग्रुप था इनको बैन कर दिया। इसने किसको बैन कर दिया बताओ? लिबरल्स को। तो लिबरल्स को बैन कर दिया। तब तक क्या यूरोप का शासन, मतलब फ्रांस का शासन सिमट चुका था? सिमट चुका था किस कन्वेंशन के थ्रू बताओ? वियना की संधि हुई थी कि नहीं? तो उससे फिर से फ्रांस छोटा सा हो गया। लेकिन जहां जहां जैकोबिन फैल चुके थे, क्या वो फैले ही रहे? जैकोबिन एक तरह से आंदोलन की तो शुरुआत हो चुकी थी ना। तो लेकिन जैसे ही कंजर्वेटिज्म आया, जगह जगह इन्होंने भी, सब इंपीरियल ही तो थे ये चार्ल्स लोग और लुइस, क्या समझते हो? राजा नहीं क्या? राजा ही। तो इन्होंने क्या किया होगा बताओ? पता किया होगा कहाँ कहाँ ये जैकोबिन है, कहाँ कहाँ क्या क्या, सबको बिल्कुल दमन कर दिया। क्या इनका रिप्रेशन कर दिया? किया होगा ना। तो रिप्रेशन कर दिया। इस वजह से एक मजीनी था, गुसीपी मजीनी, उसने सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यूरोप की संरचना की। किसका फाउंडेशन किया बताओ? गुसीपी मजीनी ने। वो भी इन्हीं में से था, ये नीचे वाले लिबरल है ना, क्योंकि वो आज़ादी चाहता था। और उसने एक यंग इटली बनाई, दो सोसाइटी बनाई, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। वो खुद अपनी, वो इटली को उसने आज़ाद कराया। उसने इटली को क्या कराया? तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि मान लो सब तरफ कंजर्वेटिज्म का शासन हो गया, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर भी जैकोबिन चल रहे थे, उन्हीं में से एक मजीनी ने क्या कराया? सोसाइटी चलाई। समझ में आया? ड्यूक मेटरनिक ने कहा ये जो गुसीपी मजीनी है ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारी बुक में लिखा भी हम दिखा देंगे। बात समझ आ गई? ड्यूक मेटरनिक तो जानते हो ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था नहीं? अब जरा देखो, ये मुझे बताइए 1830 की मुख्य घटना क्या थी दिव्या? जुलाई की क्रांति। सो जुलाई 1830, दैट इज जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद
जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद खास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये जो शासन था इसके बाद जो मैंने नेपोलियन 3 लिखा है ना उसको काट लेना। लुई फिलिप के हाथ में सत्ता आ गई। किसके हाथ में आ गई? देखो, तो इसके बाद 1830 से 1848 तक किसके हाथ में सत्ता थी? लुई फिलिप, ये लिख लो। अच्छा, 1848 में क्या हुआ था? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ था कि नहीं? देखो, तो फरवरी 1848 में लिखिए फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, और इसके बाद इसी के साथ लिखो जनरल इलेक्शंस हेड, और इसका नाम क्या बताइए? फ्रांस की द्वितीय रिपब्लिक, द सेकंड रिपब्लिक। इसे क्या माना जाएगा? रिवॉल्यूशन भी हो, यहां तक कुछ नहीं हुआ, तुम चाहो तो इसी कंजर्वेटिव्स को यहां तक भी ले सकते हो। कंजर्वेटिव्स हैं कि नहीं? क्योंकि लुई फिलिप भी तो एक राजा ही था। क्या चेंज हो गया? राजा के होने से कुछ चेंज हुआ क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती रही, ठीक है, मतलब एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और उसकी बात ये मानता था, वीटो इसके पास था। अब यहां से क्या हुआ? फरवरी रिवॉल्यूशन। नमन, इसके साथ क्या हुआ होगा बताओ? बोलो। थर्ड नहीं, बस यहाँ सेकंड। सेकंड एक रिपब्लिक हो चुका। बोलो पहला इलेक्शन कब हुआ था? 92 में 79। अब यहाँ सेकंड जनरल इलेक्शन, ठीक है, उसको थोड़ा अमेंड करो। यहाँ क्या लिखो? बोलो सेकंड जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड, और फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका नेपोलियन 3 को राजा बनाएंगे। नेपोलियन 3 चुन के आया। नेपोलियन 2 तो मिलिट्री डिक्टेटर था, उसी का ही वंशज था। कभी कभी ऐसा होता है ना, राजा कोई है लेकिन उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं तो जनता उन्हीं को चुन के भेज देती है। देखो, नेपोलियन 2 डिक्टेटर था लेकिन नेपोलियन 3 चुन के आया, समझ आएगा? तो इसलिए उसे कहा जाएगा कि नाउ इट इज सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। इसे क्या माना जाएगा? सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। अब 1848 से 1870 तक गद्दी पर कौन बैठा? बोलो। नेपोलियन 3 बैठा। समझ में आया? ये वो पीरियड था 1848 टू 1870, वो पीरियड था कि जब यूरोप के सभी देश एक एक करके आजाद हो गए और एक एक करके नेशन बन चुके। इनके बारे में अगर तुम्हें ज्यादा जानना है तो ये चीज करो, ये ब्लू करो, ये सब वही पीरियड अभी हम बता देंगे। ये वो पीरियड है। कौन सा पीरियड बताओ? ये जब फ्रांस में थर्ड रिपब्लिक आने वाला है ना 1848 में, उस समय पूरे के पूरे टाइम लाइन का हम ग्राफ बना देंगे, पूरे के पूरे यूरोप में भी नेशनलिज्म आया। बात समझ में आ गई आपको? तो ये युग कहा जा सकता है लिबरल्स का युग, क्योंकि चुन के आ गया ना, ये इलेक्टेड बॉडी का हेड है, कोई डिक्टेटर नहीं है, तो इसे क्या कहोगे? बोलो लिबरल। और 1870 में फिर से इलेक्शन हुए, अब प्रेसिडेंट बना। अब फ्रांस को राजा नहीं मिला, अब फ्रांस तब से प्रेसिडेंट चलता चला। तो फ्रांस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बना बताओ? तो इससे ये कहा जाएगा कि 1870 में फ्रांस फुल फ्लेज रिपब्लिक हो गया कि नहीं? 3 बार वहां पर इलेक्शन हुए, थर्ड वाले में ठीक है। अब देखिए इन 1870 में क्या हुआ बताइए? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इलेक्टेड। जो इलेक्टेड मेंबर था वो अब किसी डायनेस्टी का नहीं था, वो एक कॉमन मैन था। इतनी बात समझ आ गई फ्रांस की पूरी? अब कुछ चीजें बुक से देखें। देखिए कि इस चित्र में से आप क्या समझते हैं? ये क्या बताएगा? बोलो। ये सही बता, ये सही है। देखो कितनी बड़ी बात दिव्या ने बता दी, जो पढ़ेगा वो समझ में आ जाएगा। एक जर्मन के लोगों ने बोला कि जैसे बास्तील की जेल को तोड़ा गया, हमारे यहाँ के लोग उनसे प्रेरणा पाके अपनी यहाँ की भी जेल तोड़े और हथियार लूटे। बोलो किस तरीके से दिखाया जा रहा है? और ये कब बात कही गई बताइए? दैट इज 1798 की बात है। 1798 में 1789 के बाद 98 होता ही कितना है?
आप समझिए 89 के 9 साल ही तो हुए, तो 9 साल के बाद जर्मनी ने 9 साल में ही प्रेरणा ले ली। देखो 1798 है कि नहीं, पढ़ो 89 के बाद गिनो 98, 9 साल हुए कि नहीं। तो जर्मन ने उस बताया चित्रकार ने कि देखो हम दोनों की जेल से हैं, उन्होंने हथियार लूट लिया, तुम भी लूटो। तो बोलो क्या पूरा यूरोप फ्रांस से प्रेरणा नहीं ले रहा? और ऐसा उसने अपनी जर्मन की, ये कौन था? ये एक पब्लिशर था, न्यूज़पेपर का एडिटर, अपनी मैगजीन निकालता था, उसके कवर पेज पे उसने दोनों की तुलना कर दी। तो बोलो अब जर्मनी में भी रिवॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? तो ये दिखाया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड ने किस तरीके से फ्रांस से प्रेरणा ली। बात समझ आ गई? चलिए, आपने बहुत अच्छा नोटिस किया। आगे देखो, अगले में क्या दिखाया गया बताइए कि 1850, इस वाले में रिया क्या बताया जा रहा है चित्र में? नमन बोलो। ये सही बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वियना की संधि के बाद देखो फ्रांस कैसे सिमट गया। पूरी बात इन्होंने कही है। हाउ द पोर्शन और द टेरिटरी ऑफ फ्रांस वर एनेक्स्ड, और किसको किसको वापस कर दी गई, ये दिखाया गया है। अब जरा इस चित्र में देखिए, क्या इसमें अंशुप्रिया पोलैंड रसिया का हिस्सा प्रतीत होता है? जस्ट सी एंड टेल। अब इस पोलैंड को अलग होना है, इस पे 4 नंबर का प्रश्न बनेगा कि कैसे पोलैंड नेशन उनको पाया। आज तो पोलैंड अलग है, रसिया का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ के लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज बोलनी शुरू की। रशिया ने बोला रशियन बोलना, बोले नहीं हम तो पॉलिश बोलेंगे, और इस तरीके से अपनी लैंग्वेज बोल बोल के अलग हो गए। यही पोलैंड का इतिहास है। बोलो बात समझ आई? अभी हम पढ़ेंगे तो कैसे कैसे अलग हुआ। समझ में आ गई बात आपको? और जरा देखो, और इसमें तुम क्या पाते हो? फ्रांस के नीचे कौन दिखाया गया बोलो? फ्रांस के नीचे स्पेन है। स्पेन का शासन इटली के किस हिस्से में था? क्या तुम इसमें इटली पहचान पा रही हो? कहाँ है इटली बताओ? ये देखिए नाउ, जैसा कि अरविंद ने बताया, ये देखो, ये तो यहाँ पर ये पूरा यूरोप है, और यूरोप को आगे बढ़ाओ तो जैसा मैप है वैसा दिखाइए। और इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं? नॉर्वे और स्वीडन ऊपर है, नॉर्वे स्वीडन ऊपर है, और ये क्या है? ये फ्रांस हो गया, और फिर ये स्पेन हो गया, ये इटली है, और इटली के आगे क्या आप इसमें कहीं ग्रीस समझ पा रहे हैं? ग्रीस कहाँ? ये देखो, ठीक है। अब ग्रीस के आगे देखिए ओटोमन एम्पायर क्या है, फिर अफ्रीका शुरू हो जाएगा। अफ्रीका नीचे नीचे दिखाया जा रहा है ना, अल्जीरिया, ये सब नीचे अफ्रीका है। दिस इज अफ्रीका। जरा देशों की स्थिति को जानिए, बताओ ये क्या है? यहां से यहां तक क्या है? फ्रांस है, सही है। ये बताओ ये क्या होगा? दैट इज पुर्तगाल, दैट इज पोर्टुगाल, ठीक है, पुर्तगाल ही कहते हैं। और दिस इज स्पेन। हाँ, क्या बता रही थी आप दिव्या? स्पेन का कहाँ शासन था? और इटली के साउथ में। यहाँ पर किसका शासन था बताइए? स्पेन रूल्स। जो हमारे मतलब किसी जैसे उतना ही जानेंगे। स्पेन का रूल कहाँ था बताइए? इटली के साउथ में था। अच्छा, इटली के मिडिल में किसका शासन था? बहुत अच्छा, पोप का शासन था। यहाँ पोप रूल्स। और जो ये देखो, यहाँ पे ये किसका एम्पायर है? ये बोलो, ये किसका एम्पायर है? क्या ऑस्ट्रिया है? और ऑस्ट्रिया के साथ और क्या है? हंगरी भी है क्या? हंगरी इसलिए बोलते हैं, ऑस्ट्रिया ने हंगरी पे कब्जा कर लिया था। लेकिन इस हंगरी का इटली के नॉर्थ में शासन था। इटली पे बोलो, इटली के नॉर्थ में किसका शासन था? बोलो, इटली के मिडिल में किसका शासन था? इटली के साउथ में किसका शासन था? बोलो, सही, तीनों बात बता रही। तो यहाँ पर कौन रूल करता था बताइए? हंगरी रूल करता था। और ये दोनों थे सार्डिनिया, पीडमॉन्ट, ये दो और राज्य थे। कौन से बोलिए, ये कौन से थे? अंशुप्रिया, सार्डिनिया
और दूसरा कौन सा बताना है? पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट ये दोनों थे, ये सब मिलके इटली बनेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, सार्डिनिया पीडमोंट का राजा कौन था? एक दाढ़ी वाला विक्टर इमैनुअल II। कौन राजा था हमारा, बताइए? विक्टर, यहाँ का राजा। इसके ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि ये पूरे इटली को यूनिफाई करे, क्योंकि इटली का कल्चर एक है, वहाँ का लोक कथा, फोकलोर, ये सब एक है। ठीक है, तो बताओ सार्डिनिया पीडमोंट का कौन राजा था? विक्टर इमैनुअल II। इसका राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल II। तो ये जो किंग था, इसी ने क्या पूरे इटली को यूनिफाई किया? क्या दिव्या आप मुझे बता सकते हैं इसके मंत्री का क्या नाम था? ठीक है, कैमिलो डी काबूर। कौन था? इसके मंत्री का क्या नाम था, बताइए? कैमिलो डी काबूर। ये कौन था? मिनिस्टर। बात समझ में आ गई? तो ये राजा है और ये क्या है? मंत्री है। और ये किसको यूनिफाई करने जा रहे हैं? चलो इस चीज को जरा हम देखें, इटली का यूनिफिकेशन। नाउ ओके, नमस्ते बच्चों। हाउ नेशनलिज्म रोज इन यूरोप फ्रॉम डायनेस्टी। सो लिखो यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कैसे यूनिफाई हुआ? लिखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। दैट इज ओके। डिस्कस क्वेश्चन में है नंबर 2 में, इटली में। डिस्कस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3 क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, तो एक इटली का बताएंगे, जर्मनी का। देखा है? डिस्कस हाउ नेशन डेवलप इन एनी 2 स्टेट्स ऑफ द। हम इसमें 2 कौन से देश लेंगे? एक इटली ले लेंगे और एक कौन सा लेंगे? प्रूसिया। मालूम है प्रूसिया किसको कहते हैं? जर्मनी को कहते हैं। तो एक इटली ले रहे हैं, एक जर्मनी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्या बताइए? दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण। ठीक है, देखो यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब जरा देखिए, नाउ इटली में बहुत सारी डायनेस्टी थी। इटली, और ये कब की बात मैं कह रहा हूँ? हमने अभी आपको बताया कि सारा जो खेल हुआ है वो 1848 से कहाँ तक हुआ है? 1870 तक ही तो सब कुछ हुआ है। जो फ्रांस का तृतीय काल था, नहीं, नेपोलियन 3 का, उसी के समय में हुआ है। जरा देखिए, तो ये एक 19th सेंचुरी मानी जाएगी। और कौन सी 19th सेंचुरी है? तो ये कहते हैं कि लेटर हाफ 19th सेंचुरी है कि नहीं? 50 तक तो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी है, तो इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 1850 तक तो फर्स्ट हाफ हुआ, तो क्या लिखेंगे? इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज रूल्ड बाई मैनी डायनेस्टीज। क्या तुमको ये बात दिव्या मालूम है कि स्पेन में भी बूर्बो डायनेस्टी का ही किंग रहता था? फ्रांस में भी बूर्बो, सब इंपीरियल ही तो थे। तो स्पेन का राजा किस डायनेस्टी का था? बूर्बो। सो इटली वॉज
Italy was ruled by many dynasties. देखिए नदन पोर्शन जैसा कि सुजैन ने बताया, इट वाज रूल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर, रूल्ड बाय हंगरी, दैट इज अ किंग ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग का ही तो वहां एम्पायर चल रहा था, जैसे वहां बुर्बो था, यहाँ कौन था? हैब्सबर्ग एम्पायर। तो बोलो जो नॉर्थ इटली था वाज रूल्ड बाय हंगरी, जो मिडिल पार्ट ऑफ इटली था वो उस पर किसका शासन था? बोलो। दैट इज मिडिल पार्ट वाज अंडर पोप, मिडिल पार्ट वाज अंडर पोप एंड नमन साउथ बताओ साउथ पार्ट, बहुत अच्छा, वाज रूल्ड बाय, किसके द्वारा रूल था? बुर्बो डायनेस्टी किंग ऑफ स्पेन। सही है, स्पेन भी लिख दोगे तो चलेगा। दैट इज बॉर्बन डायनेस्टी। किंग ऑफ, अब देखो विक्टर इमैनुअल टू वाज द किंग ऑफ, गरिमा सेंटेंस पूरा करो। विक्टर इमैनुअल टू वाज द किंग ऑफ, कहाँ का राजा था? जिशु आप बताओ। ठीक, कोई बात नहीं। सुजैन, सार्डिनिया पीडमॉन्ट, कहाँ का राजा था? आप इटली का मैप देखो ना, बुक में 2 मैप दिए हैं, हमारी बात ही क्यों भरोसा कर रहे हो? इटली का मैप देखो, ये देखो दोनों मैप, और पूरी कहानी भी पढ़ लेना। सार्डिनिया पीडमॉन्ट देख रहे हो? एक मैप क्या दिखाता है, शुरुआती मैप, कि इस पर किसका शासन, इस पर किसका शासन, और इस पर ये सार्डिनिया पीडमॉन्ट भी तो देखो, दिखाई पड़ा? तो यहीं पर तो वो राजा बैठे रहते थे, है बात कि नहीं? सार्डिनिया पीडमॉन्ट दिखाई पड़ा? तो इसमें लिख दो कि विक्टर इमैनुअल टू वाज द किंग, और इसी के ठीक ऊपर विक्टर इमैनुअल भी लिखा दो, इमैनुअल लिखा है। तो विक्टर इमैनुअल टू was the king of, was the king of, जरा ऊपर लिखो कहाँ का किंग था, ऐसा कहीं लिखा है? सार्डिनिया पीडमॉन्ट वर्ड कहीं आपको मिला कि नहीं मिला? कोई बात नहीं, हम देख देंगे। उससे थोड़ा ऊपर लिखा, 4-5 लाइन ऊपर, सार्डिनिया पीडमॉन्ट, इतनी बात समझ आया? तो वो राजा कहाँ का था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है इटली, और 2 राज्य कौन कौन से? सार्डिनिया पीडमॉन्ट लिखा है कि नहीं? यही का राजा। इसके पास एक चतुर मंत्री था, एंड द नेम ऑफ मिनिस्टर वाज, सही है, उसके मंत्री का क्या नाम था? काबूल। सो ही हैज वेरी क्लेवर मिनिस्टर नेम्ड एज, उसका क्या नाम था? नेम्ड एज कैमिलो डी काबूल। ये इतना ज्यादा फेमस है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसमें भी इस पे नोट लिखने को कहा गया, कैमिलो डी काबूल। ठीक है, ये मंत्री के ऊपर, राजा के ऊपर नहीं, सब काम इसी ने तो कराया। अच्छा, गुसीपी मजीनी ने तब तक क्या कर दिया था बताइए? सब जगह यंग इटली की, इटली को एक होना चाहिए, इटली की संस्कृति बहुत महान है, यहाँ बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, ला पीनो नाम का मिलता है, कई जगह जगह, जोधपुर में भी है, इटली का ही तो पिज़्ज़ा है, सबसे अच्छा पिज़्ज़ा इटली का कहा जाता। नाउ तो किसने बोला बताओ, इटली को किसने कमेमोरेट किया, महिमा मंडित किया? गुसीपी मजीनी। बहुत लंबा था, हमसे 1.5 गुना, जब वो चलता था आसपास के लोग छोटे दिखते थे। तो गुसीपी मजीनी ने क्या किया बताइए? फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, तो उसने वहाँ के लोगों को प्रेरित किया कि हमें मिलकर इटली बनाना चाहिए, जगह जगह नेशन हुड हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है नेशन की, तो हम जब एक ही इटालियन भाषा बोलते हैं तो हम क्यों ना एक हो जाए, ऐसा गुसीपी मजीनी। तो अब जरा देखिए,
गुसेपी मजीनी। क्या आपके बुक में गुसेपी मजीनी पे कोई चित्र है जिसमें वो यंग इटली को फाउंडेड करते हुए साइन कर रहा है? ऐसा कोई फोटो है? फाउंडेड, कोई बात नहीं, उसने 2 संस्थाएं बनाई, पूरे यूरोप के लिए भी बनाई और फिर अपने इटली के लिए भी तो कुछ करेगा। वो लड़ाई भी करता था, एक वो आर्मी मैन था, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो ही उसने क्या किया? इंस्पायर्ड इटालियन पीपल टू गेट यूनिफाइड। भाई कोई इस तरीके से जो संस्था चला लेता कॉमन लोगों को भी इंस्पायर करेगा। ही इंस्पायर्ड इटालियन पीपल टू गेट यूनिफाइड। अब जरा देखो, उसी समय गुसीपी गैरीबाल्डी नाम का एक लड़ाका भी था। कौन था? फाइटर। उसने क्या किया? स्पेन के लोगों को फोड़ लिया और बोला तुम क्यों उनके साथ हो? बोलो तुम बोर्बो डायनेस्टी के साथ हो, चलो हमारे इटली के राजा के साथ जाओ। और बिना लड़े अकेले गया था, पूरा साउथ इटली जीत के ले आया, वहीं के कबीले वालों को मिला लिया। बात समझ आएगी नहीं? समझो। एक और नाम है, चौथा नाम, 4 नाम बता रहे हैं। विक्टोरी मेमोरियल समझ गई? उसके मंत्री का नाम बताओ भाई। नाम तो जाना, बिना नाम के कैसे तुम इधर आना ऐसे बुलाओगे क्या? किससे? ऐसे थोड़ी बुरा मान जाए। उसके मंत्री का नाम बताओ। डी काबूर। और तीसरा नाम बताओ जिसने कंट्रीब्यूट किया। चौथा नाम बताओ, अभी बताया, बोलो ताशी। चौथा नाम बोलो। गुसीपी गैरीबाल्डी। चौथा नाम बोलो। वो कौन था? वो एक फाइटर था और उसने क्या किया? जो साउथ इटली देख रही हो, जो स्पेन के अंदर में था, वहां पे लोगों को बोल दिया, बोला कहाँ आप उनके साथ हो? आप इटली में बोलते हो, इटालियन पिज्जा खाते हो, हमारे साथ चलो। सबको मिला लिया और स्पेन के राजा को भगा दिया। समझ आई? जरा ध्यान दीजिए। पोप तो खुद ही डर गया, बोला आप पूरा ले जाओ हमसे, एक छोटा सा 700 लोगों का वेटिकन सिटी दे दो, हम वहीं चुपचाप एक बड़े सी बाउंड्री के अंदर रहेंगे। आज भी वो देश कहलाता है 700 लोगों का देश। पोप है ना, पोप एक बहुत छोटे से एरिया में 4 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, उसने सब दे दिया। तो फिर सार्डिनिया पीडमोंट के राजा ने कहा सब क्यों देते हो? एक छोटा सा बिल्डिंग तो रख लो, वो तुम्हारा देश माना जाएगा। अब 700 लोग ही रहते हैं, सब पोप रहते हैं। समझ आ गया? जब भी क्रिश्चियन का सबसे बड़ा फंक्शन होता है वहीं होता है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन पोप हैज हैंडेड ओवर द मिडिल इटली। बात समझ आ गई? अच्छा, और एक लड़ाके का नाम गुसीपी मजीनी बताया गया ना, उसने लड़ के नॉर्थ इटली हैब्सबर्ग एम्पायर से ले लिया। हैब्सबर्ग एम्पायर समझ रही हो? ये समझ रहे हो? ये किसके अंडर में था? क्या हंगरी के अंडर में था? ऑस्ट्रिया हंगरी के नहीं। तो यहाँ लड़ाई हुई और बाकी ये सब ले लिया गया। और इसके बाद जब इटली यूनिफाई हो गया, विक्टर इमैनुअल वहां का प्रधानमंत्री बन गया। ये था ना विक्टर इमैनुअल। तो क्या लिखा बताइए? हाँ वो नाम भूल कर दिया। चौथा नाम कौन सा था? बोलो अंशुप्रिया, बोलो। चित्र देख के बताते हैं। वो जूता पहना रहा है ना राजा को, वही चित्र तुमने देख के रखा। ये सब लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो देख लिया कि वहाँ जूता पहना रहा राजा, तो गैरीबाल्डी पहना रहा है तो गैरीबाल्डी। देखो ये चीटिंग करते हैं ये लोग, है बात की नहीं? तो इन्होंने क्या बोला, बुक में है, उसको एक फिट कर रहा है, उसके पैर में आ नहीं रहा, जबरदस्ती पहना रहा है जूता। तो मतलब एक सिंबॉलिक है कि कुछ किया क्या विक्टर इमैनुअल ने, और जबरदस्ती पूरा इटली उसको दे दिया। इन्हीं लोगों ने तो मिलके दिया जो उसके वफादार लोग थे। सही है कि नहीं? जरा देखो, गुसेपी गैरीबाल्डी, गुसेपी गैरीबाल्डी वाज ए फाइटर। वो कौन था? फाइटर हु along with the natives of साउथ इटली, वहीं के लोगों से मिलकर फ्रीड साउथ इटली, यूनिफाइड साउथ इटली। ठीक है, ठीक है। along with, कोई सेना भी नहीं ले गया, along with natives of, सिर्फ एक युद्ध हुआ इटली में और अपने आप ही बन गया
freed it from Spanish ruler, जो कि बूर्बो डायनेस्टी के थे, from Spanish ruler। अरविंद आप 4 नाम बताएंगे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में भूमिका निभाई हो। विक्टर एमेलियो टू, कैमिलो डे कवर, गिउसेप्पे मजीनी और गिउसेप्पे नहीं, चौथा नहीं है कोई, चौथा बताओ। थोड़ा तो एंटीसिपेट करो। गैरीबाल्डी, गिउसेप्पे गैरीबाल्डी। अब बताओ, मिडिल इटली वाज हैंडेड ओवर, ठीक है, बाई पोप। मिडिल, ठीक है, अपने आप कोई लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी। मिडिल इटली वाज हैंडेड ओवर बाई पोप टू किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। और इसके बाद एक लाइन और क्या लिखे दिव्या, और नॉर्थ इटली के लिए क्या लिखे? Along with army won North Italy from, that is Habsburg Empire। चाहे Habsburg Empire लिख दो चाहे हंगरी, एक ही बात है नहीं। तो गुस्सेपी मजीनी, ठीक है, fought a war with Hungary, किससे वार किया बोलो? हंगरी, एंड कैप्चर्ड, किसको कैप्चर कर लिया? नॉर्थ इटली को। क्या? नॉर्थ इटली। अब जब ये सब चीजें कैप्चर हो गई तो इन दिस वे, इसके साथ ही क्या हो गया? दिस वॉज द टोटल स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन। बोलो, इतना लिख लोगे? इतना लिख, समझ में तो आ गया ना कैसे कैसे हुआ। दिस इज नाउ इटली इज यूनिफाइड। कब यूनिफाई हुआ, ईयर बता दें आपको। सो साउथ इटली हो गया, स्पेनिश इन 1861 में, देखो उसी के बीच पड़ रहा है। नाउ इन 1861 इटली वाज यूनिफाइड एंड विक्टर इमैनुअल II proclaimed himself as king of Italy। Unified and Victor Emmanuel II proclaimed himself as किंग ऑफ इटली। अभी भी किंग चल रहा है वहां, लेकिन यूनिफाई तो हो गया। बाद में धीरे धीरे वहां भी डेमोक्रेसी है। और कैमिलो डी काउर वहां तो प्रधानमंत्री बना दिए गए। ओके, उसका तो मुख्य काम था, उसने लोगों से बातचीत की, बहुत सारा था। तो ये जो सारा काम था डिप्लोमेसी कैमिलो डी काउर की थी, उसको अलग से लिखाएंगे। कैमिलो डी कावूर वाज अ डिप्लोमेट, एक राजनैतिक था। सो ही टैक्टफुली, ठीक है, कंप्लीटेड दिस टास्क, हेंस वाज डिक्लेयर्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ही टैक्टफुली, इस पे खुद ही 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। टैक्टफुली accomplished, उसने ये काम पूरा किया। दिस टास्क so was made प्राइम मिनिस्टर। भाई राजा है तो उसके प्रधानमंत्री, मंत्री तो होते ही है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली।
साउथ इटली के लोग वो ये जानते भी नहीं थे कि ये इटालिया वर्ड क्या है। वो ला इटालिया को विक्टर इमैनुअल की पत्नी माना करते थे। ये उसी की लास्ट लाइन है, देखा नहीं है? वो लोग क्या सोचते थे, वो किसकी वाइफ है? इटली वाले मैप के ऊपर देखो, वो सोचते थे ला इटालिया किसकी वाइफ है। मतलब वो जानते भी नहीं थे, वो यूनिफाई भी हो गए, उनको मालूम भी नहीं था, वो इटली बोल भी नहीं पाते थे। ऐसे चलो, अब इस जितना आपने पढ़ा उसको वीडियो के रूप में देखो, जिससे कि तुम्हें याद हो जाए। ना देखिए, फ्रेडरिक सेल्यूट ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे कंट्रीज को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। अपनी कॉपी में एक रफ डायग्राम बनाओ, वो जो तुम्हारे में मैप है उसको देखते तो उस मैप से ही सारी तो देखो वही मैं बना रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें। ये जो चीज़ है यहाँ पे नॉर्वे, दैट इज स्वीडन। नॉर्वे में तुमको बताया कि 6 महीने दिन रहती है, 6 महीने रात। नॉर्वे एक ऐसा है, उसके बाद तो फिर सब अबेंडेंट एरिया है। आर्कटिक में रीजन में तो कुछ नहीं है ना, तो जहाँ लोग रहते हैं लेकिन 6 महीने दिन 6 महीने रात, तो नॉर्वे हो गया। ये नॉर्वे, ठीक है। दिस इज नॉर्वे। बाकी बीच बीच में तो सी है, ये सब चीजें, ये सब क्या है, ये तो सी है ना, तो सी को छोड़ देंगे। दिस इज, यहाँ पानी भरा, ओके। नॉर्वे स्वीडन समझ में आ गया। अब इसमें रशियन एम्पायर, इसको अपनी कॉपी में रफ ड्रॉ करो, ट्राई करो कि सारी चीज़ें बनाओ, तो तुम्हारे माइंड में एक चीज़ आ जाएगी, तो रखने का कुछ नहीं रह जाएगा। और जो बुक का मैप है उसी को ही बिल्कुल बना दो, लाओ जमा करो। और किसके पास है चंद्रशेखर? तो देखो नॉर्वे स्वीडन समझ में आ गया। इसके बाद ये कौन सा एम्पायर है? रशियन एम्पायर, जो कि अगला चैप्टर होगा। रशियन एम्पायर के बगल में ये देखिए, इसके ठीक नीचे ये नॉर्वे स्वीडन हो गया, ओके, यहाँ तक के स्वीडन हो गया। ये पोर्शन कौन सा है? अब प्रूशिया को दिखाओ, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज प्रूशिया। ये कौन सा रीजन है? प्रूशिया।
एक रफ डायग्राम होना चाहिए। देखो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये रशियन एम्पायर हो गया। प्रूसिया के पास कौन कौन से? प्रूसिया ने 3 बार लड़े। जर्मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो प्रूसिया ने 3 बार लड़े। जरा देखो इसके बगल में क्या नीदरलैंड है, अपने मैप में देखो। स्वीडन है क्या, ध्यान दीजिए। इसके बगल में कौन कौन से देश हैं? नीदरलैंड आपको दिखाई पड़ रहा है? तो ज़्यादा नहीं दिखाई कर लिखना है, बस आप यहाँ पर एक बना के क्या लिख लें, दैट इज नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से बाहर लड़ा। इसके ऊपर क्या स्वीडन भी है? तो स्वीडन ने भी तो इसकी जमीन कब्जा कर ली होगी, तो स्वीडन से भी लड़ेगा। और एक बार इसने यहाँ पे इसके बगल में कौन था बताओ? फ्रांस। फ्रांस थोड़ी दूर है लेकिन फिर भी इसने फ्रांस से भी लड़ाई की, क्योंकि कभी ना कभी फ्रांस के किसी राजा ने या नेपोलियन ने इसकी जमीन कब्जा की होगी। दिस इज फ्रांस, ठीक है। तो फ्रैंको प्रूशियन वार, फ्रांस से भी तो लड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रैंको प्रूशियन। जब अंग्रेज किसी से लड़ते हैं तो कहते हैं एंग्लो इंडियन वार। और जब फ्रांस किसी से लड़ता है तो क्या कहा जाएगा? फ्रैंको प्रूशियन। और समझ आ गई बात? अब देखिए इसके बगल कौन है? ये दोनों अभी क्या बताएंगे? स्पेन। और ये क्या है? पुर्तगाल। अच्छा, ये तो तुम पढ़ चुके हो अभी थोड़ी देर पहले। बताओ ये क्या है? इटली हो गया था ये सारा। दिस इज इटली। ये क्या है? ग्रीस, यूनान। ग्रीस की हिंदी क्या होती है? यूनान। इसको क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो ग्रीस है ये पोर्शन है ग्रीस। ग्रीस किसके अंडर में है? मुगलों के अंडर, मुसलमानों के अंडर। दैट इज ऑटोमन एम्पायर। किसके अंडर में है? ऑटोमन एम्पायर। देखो बुक में कहीं लिखा है क्या? तो ऑटोमन एम्पायर का ये है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर हो गया। इतनी चीज हमारे काम की है। और एक इसके नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी। देखें आप लोग घर में तैयार कर लीजिएगा प्रैक्टिस, लेकिन एक बार कर लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं, बोलो किसका यूनिफिकेशन? जर्मनी का देखने जा रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो रटने में नहीं बनता। ठीक है, चलो एक यूरोप का मैप यहाँ भी हम भरवाएंगे, उसमें भी करवाएंगे। चलो अब जरा देखो, एक्सप्लेन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इटली का यूनिफिकेशन आप सबने देख लिया है। तो इटली के यूनिफिकेशन में जरा एक चीज और देख लें कि यूनिफिकेशन से पहले का मैं बुक में तो बना हुआ है, इसमें भी देख लें। और यूनिफिकेशन के बाद का भी मैं राजगद्दी मिली, so proclaimed as first king of Italy। तो ये किंग बन गया और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैमिलो डी काबू बन गया। वही समय ये क्या देख रहे हो बताओ? गैरिबाल्डी वाज ये तो क्या बता सकते? वफादार व्यक्ति था जिसने विक्टर नंबर 2 को यहाँ शूज पहना। इस चित्र का कुमकुम क्या मतलब है? इसमें क्या हो रहा है? यानी जो कोबिन क्लब है उसे चलने देंगे क्या? वो लोग राइटर्स को लिखने देंगे और सोचने देंगे क्या? वो टी क्लब चलने देंगे? इस चित्र से रिया तुम क्या समझती हो? इसमें क्या बताएंगे बताओ? इस चित्र से तुम क्या समझते हो? बोलो क्या चीज बता रहे हैं? इस चित्र में ये दिखाया गया जो कंजर्वेटिव डिजाइन था वो इतना सख्त हो गया था। उसने कहा कि तुम लोग जब तक चाहो, थिंकर्स या राइटर्स या जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जब तक चाहो सोच सकते हो। सोचने की आज़ादी है, बोलने की नहीं, क्योंकि तुम लोग बोल बोल के सब डिजाइन चेंज करवा देते हो। कभी रॉबेस्पियर को ले आते हो, कभी कुछ समझ आए कि नहीं। उस समय जो लिबरल्स थे उनके मुंह पे ताला मार दिया गया। उस चीज़ को यहाँ पर व्यंग्यात्मक तौर पर सरकास्टिक तरीके से हंसा गया है कि देखो कंजर्वेटिव्स हमको कितनी आज़ादी दे रहे हैं। वी आर गिवन, यू आर अलाउड टू थिंक अप टू वॉट एवर आवर्स यू मे थिंक, हाउ एवर द मजल्स आर हैंग्ड ऑन योर माउथ सो दैट यू कैन नॉट फॉल इन द ग्रीड ऑफ स्पीकिंग। तुम कहीं बोलने की लालच में ना फंस जाओ, इसलिए तुम्हारे मुंह पे नकाब बना दिया।
ऐसा लिखा है कि नहीं, द मसल्स आर गिवन, जिससे कि तुम बोलने के लिए, ये कोई आज़ादी हुई बताओ कि सिर्फ सोचने की आज़ादी है, बोलने की नहीं। तो कंजर्वेटिव ने इस तरीके से किया। और इसी के अगले चित्र में क्या दिखाया गया है, क्या इसीलिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। और जब तुम किसी को बोलने के लिए दोगे तो लोग तो छिप छिप के करेंगे कि नहीं। सबको जेल में डाल दिया कंजर्वेटिव्स ने कि कोई अब फिर से ऐसा ना कर सके या आवाज़ ना उठा सके कि हमको भी अलग से वोटिंग राइट्स चाहिए, ठीक है कि नहीं। यूनिवर्सल जो भी है एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो एडल्ट क्या चीज़, तो वो चीज़ ना भी है। अब आगे देखिए, यहाँ से एज ऑफ रिवोल्यूशन शुरू होती है। सारी रिवोल्यूशन कब से कब तक चलता है, 1830 से 1848 तक सब कुछ हो गया। अभी आपने देखा कि 1861 में इटली भी तो बन गया। आगे और आइए, यहाँ से दिखाया गया है हंगर, हार्डशिप। 1830 में यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ऐसे में जगह जगह पूरे यूरोप में क्या आंदोलन होने लगे। और इसी वजह से क्या इसने ही, इट हैज़ पेव्ड द पाथवे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस नेशंस। भाई जगह जगह लिबरल्स लोग जब आंदोलन करेंगे तो राजा को उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं। तो ये क्यों हुआ, एक तो तुमने देखा था कि जब शुरू में 1815 से 1879 तक भी हुआ था कि हर चीज़ों का अकाल पड़ गया था। उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ खाने पीने की चीज़ों का जब हो गया था, दैट इज़ उसका क्या नाम दिया गया था, ऐसे नाम था, क्या नाम था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस ना। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक तब हुआ था 1815 से 18 कब तक हुआ था बताइए, 1879 तक क्या हुआ था बताइए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब इसी की वजह से फ्रांस में आंदोलन भी हुए थे क्योंकि ब्रेड की दुकान लूटी गई थी। अब एक दूसरा भी क्या कहा जा रहा है कि 1715 से 1789 तक। अब जरा देखिए अगला हंगर क्या हुआ। नाउ 1830 में फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1830 में क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप रोज, वो बहुत ज़्यादा हो गई। एंड देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ एडिबल कमोडिटीज, जो खाने पीने की चीज़ था उनका अभाव हो गया। एंड देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ एडिबल्स। क्या इसी के नाम पे ये हेडिंग पड़ी है, हंगर स्ट्राइक, ऐसी कोई हेडिंग लिखी उसी के आसपास पढ़ो, क्या लिखा है, हंगर, हार्डशिप एंड, फिर तभी रिवोल्ट हुए। और इस तरीके से यूरोप में जो फरवरी 48 का रिवोल्ट फ्रांस में भी हुआ वो इसी के चलते। तो ये 1830 से कब तक चला बोलो, 1848। बोलो बात समझ में आ गई। आगे की बात देखिए, इसी की लास्ट लाइन देखो, लुई फिलिप को भगा दिया था 48 में, और तभी तो नेपोलियन 3 आया था। दिखा भी नहीं, लुई फिलिप नाम पढ़ो हंगर हार्डशिप में। अगले में क्या देखिए, रिया ये क्या बताया जा रहा है, अगला चित्र। तुम बताती कुछ नहीं, पूछते बहुत कुछ है तुमसे। ये क्या चित्र बता रहा है, बोलो सुजैन, कौन सा। देखो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इसमें दिखाया गया है कि 48 में क्या हुआ, 48 में पीजेंट से काम कराते थे कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्टिजन से, लेकिन उनको उसकी तनख्वाह नहीं देते थे। जो आर्टिजन्स होते हैं ना, शिल्पी लोग या वीवर्स, तो उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी गई थी। तो पीजेंट्स ने और आर्टिजन्स ने उनके घर में जाके उनके विंडो पेन सब तोड़ ताड़ डाले। 48 का रिवोल्ट है, ये पूरी कहानी लिखी है। 1845, हाँ 1845 में ऐसा हुआ, 3 साल पहले। 1845 में उन्होंने क्या किया, सारी जितने भी थे जो फ्यूडल सिस्टम के सामंत थे उनके बिल्डिंग तोड़ डाले, क्योंकि काम तो लिया जाता था वर्कर से, लेकिन उनको उसकी पगार नहीं दी जाती थी। समझ में आ गई बात। और 48 में फिर से फरवरी रिवोल्यूशन हुआ। ये सब बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं इन्हीं सब को लिखते हुए जर्मनी के। अब जरा देखिए रिवोल्यूशन जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी वाज इंस्पायर्ड
फॉर इट्स यूनिफिकेशन बाय फ्रांस, जैसे फ्रांस में हुआ था नेशनलिज्म, तो जर्मनी में वहां के लोगों ने क्या किया, दैट इज द इलेक्टेड मेंबर्स, देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जर्मनी, इलेक्टेड मेंबर्स थे। जैसे नेशनल असेंबली फ्रांस में थी, ऐसे यहाँ भी नेशनल असेंबली बनी हुई थी, और उसमें कितने मेंबर थे, 841, कितने मेंबर्स थे, लेकिन वो घर में बैठे थे, उनको राजा आने ही नहीं देता था क्योंकि उनका काम ही खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने भी सोचा नहीं, हम इलेक्टेड हैं, हमें जाना चाहिए और हमें भी अपना नेशनलिज्म करना चाहिए। वहाँ 745 थे और यहाँ कितने, जरा पढ़ो कितने लिखे हैं, दैट इज पेज नंबर 17 में लिखे हैं, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यही पूरी जर्मनी की कहानी है। तो कहीं इसमें नंबर लिखे तो मैं बता दो, बोलो कितने हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जर्मनी दैट इज 831 मेंबर्स। ये लोग जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल कौन सी है, फ्रांस की तो पेरिस है, जर्मनी बर्लिन है क्या, बर्लिन ना, तो वहीं उसके पास एक शहर है फ्रैंकफर्ट, उसके पास क्या है, तो ये लोग फ्रैंकफर्ट शहर में गए और वहाँ के चर्च में चले गए, बहुत बड़ा चर्च था, वहीं बैठ गए। अच्छा, जहाँ पे लोग इलेक्टेड मेंबर बैठ जाए क्या वही पार्लियामेंट हो जाती है? हमने तुमको बताया था कि पार्लियम का मतलब स्पीक, वेयर वी आर अलाउड टू स्पीक, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट, है कि नहीं? तो इसलिए उस चर्च का नाम क्या पड़ गया बताओ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ओके, सो वो कहाँ चले गए बताइए सारे मेंबर्स की, नहीं हम राजा के अंडर में नहीं रहेंगे। अच्छा, उस समय का राजा कैसर विलियम II था। कौन था? कैसर विलियम II। दे असेंबल्ड, कहाँ असेंबल्ड हुए? असेंबल्ड इन चर्च, फ्रैंकफर्ट चर्च, इन फ्रैंकफर्ट चर्च, जो कि बर्लिन के पास थी। जर्मनी ये है, देखो प्रूशिया की राजधानी, प्रूशिया ही तो जर्मनी है, तो इसकी राजधानी बर्लिन, और बर्लिन के पास कौन सी चर्च है बताओ? फ्रैंकफर्ट, एक जगह का नाम था, छोटी सी जगह, और उसमें एक चर्च थी, जहां बैठ जाएं ये लोग क्या वही पार्लियामेंट हो जाएगी। सो फ्रैंकफर्ट चर्च, और उन्होंने, ठीक है, क्या किया बताइए? सो एंड these members of, ये कौन हुए? ऑफ, देखो लिखा है जर्मन नेशनल असेंबली, जैसे फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, तो क्या जर्मन है तो जर्मन वर्ड बोला जाए कि नहीं, है वही चीज, ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली। असेंबली, ठीक है, हैड मीटिंग, उसको वहां पे मीटिंग रखी। किसके लिए मीटिंग रखी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए। क्या तुम्हें याद है फ्रांस में लुई 16 को मानना पड़ गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, बाद में नेशनल असेंबली के अंडर में आ गया था कि नहीं? तो एड मीटिंग, दिस मीटिंग इज कॉल्ड, इस मीटिंग का क्या नाम है सुजैन? इज कॉल्ड फ्रैंकफर्ट, बोलो क्या कहा जाएगा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जहाँ कोई बैठ जाए उसे क्या कहेंगे? पार्लिया। उस समय प्रूसिया का राजा कौन था? कैसर विलियम II। उसका भतीजा कौन था? कैसर विलियम IV। उसने बोला वो तो नहीं मान रहा, तुम मान जाओ, तुम जो है कैसे संवैधानिक राजतंत्र, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कर दो, तुम्हें हम राजा बना देंगे और तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानना। फ्रेडरिच बोलते, ठीक है, फ्रेडरिच विलियम है। देखो जो ये फ्रेडरिच विलियम IV है ना, और जो कैसर विलियम II, राजा को कैसर कहते हैं, और जो राजा नहीं बना है उसको फ्रेडरिच। कैसर एक, जैसे लुई को किंग बोलते हैं, ऐसे कैसर किसको बोलेंगे? राजा की उपाधि है। तो जब उपाधि मिल जाए तो कैसर बोल दो, और जब तक नहीं बना है तो अपना नाम लेता रहे, समझ आएगा? तो अब बताओ, एट दैट टाइम हु वाज द किंग ऑफ प्रूसिया? कैसर विलियम। एट
दैट टाइम हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सब बात प्रूशिया की हो रही है। अरविंद देखो, वास्तव में जर्मनी के यूनिफिकेशन का मतलब प्रूशिया की तो बात की जाएगी। एट दैट टाइम कौन राजा था बताओ? कैसर विलियम, विलियम की स्पेलिंग देखो कुछ अलग होगी। एट दैट टाइम कैसर विलहेम was the king of Wilhelm II was king of Prussia। जो प्रूशिया है उसी का भी नाम क्या है? जर्मनी। देखो, पार्लियामेंट आस्क्ड फ्रेडरिच विलियम फोर्थ। कैसर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, बोलो? इट इज ए डेजिग्नेशन ऑफ किंग। राजा की उपाधि जिसको मिल जाए तो समझो कैसर कहते हैं। जैसे राजा, धीराज, महाराज, अकबर, सम्राट, ऐसे हम यहाँ सम्राट बोलते हैं, वहाँ कैसर बोलते हैं। तो अब ये चीज़ है, इसे जर्मनी कहेंगे। वो जर्मनी का राजा था। दे आस्क्ड कैसर फ्रेडरिच विलियम फोर्थ, उसी का भतीजा था। कि ठीक है, वो तो एब्सोल्यूट मोनार्क है, तुम बोलो राजा बना दे तुमको। उसने कहा ठेंगे से, हमको ऐसी चाहिए ही नहीं गद्दी जिसमें हम तुम्हारी बात माने। राजा का लड़का मानेगा तुम्हारी बात? चला गया वो, निकल गया, बोला कुछ नहीं मानते। और उसने बोला वहाँ कंजर्वेटिव को दबाओ, इनके सारे मूवमेंट को, मूवमेंट वहीं दब गया। बोलो ऐसी मीटिंग कोई मानेगा क्या? और इन लोगों को दबा दिया गया, अगले ही लाइन में दबा दिया गया। पढ़, दैट इज पेज खुला है ना वो वाला। अब देखिए, पार्लियामेंट आस्क्ड फ्रेडरिच विलियम फोर्थ, पार्लियामेंट आस्क्ड फ्रेडरिच विलियम फोर्थ टू बी, उससे क्या कहा गया दिव्या बोलो? कि वो क्या बन जाए? बताइए। फोर्थ, टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम राजा बन जाओ। लेकिन उसने क्या किया? बट ही डिनाइड। अच्छा, ये सारी मीटिंग अगले पेज पे हुई, जरा देखो कितनी शान शौकत के साथ। और इसमें इतने बड़े पार्लियामेंट की, बताओ ये कपड़े पे किसकी मूर्ति टांगी गई है? जर्मेनिया की। इसको किस पेंटर ने बनाया? जरा अगले एक दो पेज पलटो, पेंटर का भी नाम मिल जाए। भाई जर्मनी है तो वहाँ जर्मेनिया की मूर्ति तो टांगी जाएगी। सबसे ऊपर देखो लटक रही है, किसके द्वारा बनाई गई है? कौन है बताओ? थोड़ा तेज बोलो तो हम लिख दें, बता ही नहीं रहे। फिलिप वीट ना। सो फिलिप वीट ने बहुत बड़े कैनवास पे, पूरे कपड़े के रोल पे एक मूर्ति बना दी थी और वही वहाँ टांगी गई। सो अब यहाँ पर क्या हुआ? आगे की बात देखिए कि उसने ये बात मना कर दी और बात आई गई। नाउ द असेंबली वाज बैंड। असेंबली को क्या कर दिया गया? असेंबली वाज इस बैंड है, बैंड। यहां तक जितना बताया उतना पहले वीडियो देखो, फिर आगे की बात। ये हुआ क्या? तो यूनिफिकेशन का इनका प्रस्ताव तो फेल हो गया। यहाँ से देखो 21 that the unification of Germany has taken 15 से 71 का प्रूशिया है, वही जर्मनी बन। देखो ये चीज हम लिख दें, जर्मनी के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये प्रूशिया है, प्रूशिया के चारों तरफ 39 स्टेट्स थे। कितने स्टेट्स थे बताइए? 39 स्टेट्स थे जिनको नेपोलियन बोनापार्ट ने ड्यूटी फ्री कर दिया था। उन 39 स्टेट्स में 18 स्टेट्स ऐसे थे जो जर्मनी बोलते थे। तो उन 18 स्टेट्स को इसने मिलाया, सबको नहीं मिलाया। उस समय नेपोलियन ने कितना किया था? जब तुम्हें वियना की संधि बताई थी तो बोला 39 स्टेट्स को फ्री कर दिया था, उनको छेड़ा नहीं गया था कि भाई आप लोग मजा लेते रहो एक्साइज फ्री ट्रेड का। उन 39 स्टेट्स में कितने स्टेट इसने लिए? 18 स्टेट्स। उन स्टेट्स को क्या कहा गया? ज़ोलवेरीन। वो भी हम दिखा देंगे अगले पेज में, दिखा। समझ में आ गई बात? तो उनको मिला के प्रूशिया बना, जर्मनी। प्रूशिया तुमने देखा, इटली 4-5 चीज़ों को मिला के बना। तो अगर किसी चीज़ का यूनिफिकेशन करना है तो आसपास कुछ लोगों को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा?
तो इसने कितने स्टेट्स के राजा को मिलाया? 18 स्टेट्स के। उन 18 स्टेट्स के राजा को क्या कहा गया बताइए? तो लिखो 18 स्टेट्स आउट ऑफ, किसमें से बोलो? ठीक है, मर्ज्ड इन प्रूशिया एंड द न्यू नेम इज कॉल्ड एज जर्मनी। बोलो बात सही है? 18 और इन 18 स्टेट्स को क्या कहा गया तुम्हारी बुक में? ज़ोलवेरीन। इसका क्या नाम है? अच्छा, ज़ोलवेरीन की खास बात क्या है बोलो? 18 स्टेट्स की क्या खास बात है? एक चीज का तो जवाब दे के जाओ, क्या खास बात है? जर्मन बोलो। तो दे स्पीक जर्मन। तभी तो भाई कोई ना कोई एक चीज हो जो उनको बांधती हो, तब तो मिला सकोगे। और इनको मिलाने का काम किसने किया? चित्र देख के बताओ, समझ आ गई बात कि नहीं? इन 18 स्टेट्स को किसने मिलाया? ग्रीन ब्रदर्स। अब आगे की बात देखो, ये काम तो फेल हो गया ना, इनको बैन कर दिया, लिखे इस बात को। नाउ ग्रीन ब्रदर्स जो कि कौन थे? वहां के एक्टिविस्ट थे। देखो देखिए, ग्रीन ब्रदर्स पर राइटर्स, ये सब लोग कौन से थे? एक्टिविस्ट थे ऑफ जर्मन सिटी हनाऊ। आप जर्मन लिख दो, बाकी हनाऊ जो याद कर सके कर ले। हनाऊ एक छोटा सा शहर है, सही है। दे कंपाइल, ये लिखते उखते नहीं थे, जितनी लोक कथाएं थी, लोक चित्र थे, सबकी इतनी मोटी किताब बना डाली। कंपाइल किया, ज्यादा नहीं, मेहनती लोग थे, टैलेंटेड नहीं थे। कैसे लोग थे? दे कंपाइल्ड आर ऑल जनरल जो जर्मन लिटरेचर एंड एस्पायर द जर्मन पीपल टू गेट यूनिफाइड। बात समझ आ गई? दे कंपाइल, क्या क्या कंपाइल किया होगा? जर्मन लिटरेचर, फॉक का क्या मतलब होता है? लोक कथा होती है कि नहीं? फॉक लोर यानी लोक कथाएं, लोक कथा जिसमें चित्र। फॉक टेल्स भी होती है, जैसे दादी लोग सुनाती है, क्या वो फॉक टेल नहीं होती? पुरानी कहानियां। फॉक सॉन्ग भी होता है, फॉक म्यूजिक भी होता है। इन सब को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, नहीं होता फॉक म्यूजिक पुराना जो होता नहीं। अब जरा देखो, इन सब को किया एंड मेड 33 वॉल्यूम। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये एमसीक्यू है। एंड मेड, उसी में सब लिखा है कॉलम में, 33 वॉल्यूम्स ऑफ इट। इसके 33 वॉल्यूम बना लिए। आगे की बात देखिए, ठीक है। इट इंस्पायर्ड जर्मन पीपल, दैट इज 18 स्टेट्स along with Prussia, which is called Zollverein ना, जर्मन पीपल को सबको इंस्पायर किया। इट इंस्पायर्ड जर्मन पीपल अलॉट। आगे की बात, यहां तक बात हो गई। नाउ अगली हेडिंग पढ़ो। अगली हेडिंग लिखा है, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? क्या किसी देश की सेना किसी राष्ट्र का शिल्पी हो सकती है? तो हाँ, हो सकती। लिखा है, हेडिंग पढ़ी तुमने कि नहीं? कैन द आर्मी, आर्किटेक्ट क्या होता है? भवन निर्माण जो करता है वही तो शिल्पी कहलाता है। तो ये पूछ रहे हैं क्या आर्मी से भी हो सकता है? तो हाँ, क्योंकि बताओ इस प्रूशिया ने कितने बार लड़े? क्या इसने नीदरलैंड से लड़ा होगा? क्या इसने फ्रांस से लड़ा होगा? और क्या इसने स्वीडन से लड़ा होगा? तो ये सब किसने लड़ा होगा बोलो? आर्मी ने। तो क्या आर्मी ने नहीं बनाया जर्मनी? तो अब जरा देखिए आगे की बात। नाउ तो यहां तक हम लोगों ने कहानी देख ली, सही है। ग्रीन ब्रदर तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, 18 स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? वो बता दी सबसे पहले उन्होंने, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इसी के नाम पे तो कहा जाता है। भाई उन्होंने 567 रियासतों को मिलाया।
तो बोलो जर्मनी की 18 रियासतों को किसने मिलाया? मंत्री ने। क्या तुम सोचो इसने मिलाया होगा? कैसर विलियम टू ने? नहीं, ये भी अनाड़ी था, इसने मिलाया होगा। इसका मंत्री कौन था? चित्र देख के बताओ। जिसके हाथ में हंटर है उसका नाम क्या? वही तो मंत्री है, ऑटो वन बिस्मार्क। सो ऑटो वन बिस्मार्क वाज ए डिप्लोमेट। वो कैसा था? बहुत कुशल राजनीतिक था। और उसने क्या किया? 3 लड़ाइयाँ लड़ी, खुद उसी ने लड़ी, तीनों वार जीते और जर्मनी क्या हो गया? एकीकृत हो गया। कोई 2 नाम बताओ जर्मनी में जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में योगदान दिया? बोलो। बिस्मार्क और राजा का नाम नहीं लोगे? बोलो। कैसर विलियम टू। चलो, तो इतनी बात समझ आ गई। ये है कैसर विलियम टू। अब इसके मंत्री का चित्र देखो। विलियम टू वहाँ का किंग था जिस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कैसर विलियम टू, द किंग ऑफ रूसिया। रूसिया का है, सही है। रूसिया ने ही जर्मनी को एकीकृत करने की, यूनिफाई करने की। ये क्या चीज है? यही तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, जहां पर क्या हुआ होगा? दैट इज मीटिंग की गई होगी। यही तुम्हारे बुक में बना, देख लो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये अंदर का चित्र है, बाहर का। यही तो गोल बिल्डिंग है जिसमें मैरियानी की प्रतिमा, वो फोटो रखी हुई है। ये देखो ना, इसमें सब लोग बैठे हैं। ये वो देखो। तो ये बाहर का चित्र, अंदर का तुम्हारी बुक में दिखाई पड़ रहा है। तो ये कौन सी पार्लियामेंट है बताओ? समझो फ्रैंक, ये सेंट पॉल चर्च है। असल चीजें वो हमने लिखा ही नहीं, अभी हमें याद आ रहा है। ये कौन सी चर्च है बताओ? तो हम कहेंगे, ऐसा लिख दो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च। बात सही है, ऐसा लिख दो। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किसी चर्च में हुई थी, वो जगह है फ्रैंकफर्ट जगह, और उस चर्च का क्या नाम था? सेंट पॉल चर्च। ये लिख लो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च। देखो इसमें नीचे लिखा भी होगा, ये नीचे पढ़ो। ये क्या लिखा है बताओ? कौन सा चर्च है? सेंट पॉल चर्च है। इसी चर्च में हुई थी, ये फ्रैंकफर्ट शहर में है, सही है। अब देखो 831 मेंबर, आगे का कहानी सुनिए। कोशिश की। दिस इज सेंट पॉल चर्च where the meeting of General National Assembly was held. So ठीक है। सेंट पॉल चर्च का ओवरव्यू है, ये देखो ओवरव्यू देखो, में प्रेजेंट है। एक और व्यू देखो। कभी घूमने जाओ तो पता तो चल जाए, किसी को बता सको यही तो नहीं तो कैसे बताओ? क्या पता वीजा बनी जाए, फिर आगे का देखो। So now it is the interior view of ये St. Paul इंटीरियर यहीं Church, बैठे हैं, जिसमें ये खाली है, तुम्हारे बुक में भरी है। 831 इलेक्टेड मेंबर्स मिला के देखो, वही सब है। और उन्होंने जर्मनी नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। अब चला आगे देखो। So these were the Green causes Brothers का भी of नाम आ गया। contribution of Green Brothers who contributed a lot towards unification of Germany. फॉक-टेल उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे कल्चरल चीजें इकट्ठा की, इससे जर्मनी को किया। So these were the philosophers who have contributed a lot. This is Frankfurt Parliament. ये अंदर का चित्र देखो। अभी पीछे के चित्रों में दिखाया गया कि सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट सिटी में था। वहाँ पर एक जर्मनियन, ये कौन हो सकता है बताओ? लटकाई कोई गई। जाना पहचाना चेहरा है? इसका चित्र तुम्हारी बुक में दिया है क्या? कार्टूनिस्ट बोलो। ऑटो वन बिस्मार्क है कि नहीं? उसी तरह दिख रहा है कि नहीं? जो हंटर भी है उससे इसकी चित्र की मिलान करो, मिल रहा है? तो ये वहाँ का मंत्री था, मतलब विक्टर, जो कैसर विलियम टू था ना, कैसर राजा को कहते हैं, उसका मंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। इस पे खूब पूछा जाता है। और ऑटो वन बिस्मार्क इट वाज द मिनिस्टर ऑफ रूसिया। तो ये कौन है? जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में अब समझो इसके लिए भी कौन पेंटर ने बनाया था, जरा बताओ नाम उसका। अभी तो तुमने देखा था, ये बता भी नहीं, नाम बताओ जरा। कौन रहता था क्या? पेंटर का नाम ही तो पूछा जाता है। ये एमसीक्यू है, जितने पेंटर के नाम उतने एमसीक्यू हैं। उसमें मतलब कौन? जर्मनिया फिलिप है क्या? फिलिप वीट। तो ये किसने बनाया जर्मेनिया का चित्र?
फिलिप वीट, और ये बहुत बड़े पर्दे पे बनाया गया, वो वहाँ लटक रहा है फ्रैंकफर्ट पानी के लिए, देखो ऊपर हाँ लटक रहा है, लटक रहा है, यही चित्र है, दिखाई पड़ा, ये कपड़े में लटक रहा है, सही है। तो मतलब जब वो लोग गए थे तो फिलिप वीट का वो चित्र भी ले गए, वहाँ दर्शाया कि ये एलिगरी है, हमारी रूपक है, जर्मन हमारा देश है। जर्मेनिया को तुम्हारे बुक में दिखाया गया कि वो ऐसे सो रही है, बड़ी दुखी है, ऐसा भी दिखाया गया कि नहीं, वो रो रही है, तो ऐसा भी एक चित्र बना है ना बुक में कि जर्मेनिया रो रही है। तो इस तरीके से सब चीज़ की गई। अब ऑटो वन बिस्मार्क क्या करेगा, क्या 3 लड़ाई लड़ेगा, समझ आ गई बात। तो जरा देखो, ये तो जर्मेनिया राइन नदी के किनारे है, और ओक की पत्तियां इसके सर पे भी लटकी हैं, ताड़ पत्तों की, और इसके तलवार पे भी है। ये राइन नदी की रक्षा करती है और शांत रहती है जब तक इसे छेड़ा ना जाए, जो कोई इसे छेड़ेगा तो ये छोड़ेगी नहीं। ऐसा लिखा है कि नहीं, देखो जर्मेनिया राइन नदी के किनारे अपने जर्मन देश की रक्षा करे। देखो इसके ऊपर ओक की लीव्स हैं, सर पे भी ओक लीव्स है क्या। इसके ट्राई कलर कौन कौन से हैं, येलो है, रेड है और ब्लैक है। ये देखो जर्मेनिया राइन नदी की रक्षा करते हुए ये जर्मन की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, और ये शांति की प्रतीक है। इसके ओक के लीव्स हैं इसके सर पर भी, अगर कोई इसे छेड़ेगा तो ये छोड़ेगी। चलो अब आगे की बात देखो, ये दिस इज द एलिगरी ऑफ नेशन जर्मनी। ये सब सिंबल जर्मन के सिंबल है, जैसे फ्रांस के थे देवी के रूप में, एंड दीस वर द सिंबल यूज्ड टू फ्री जर्मनी। जर्मनी में फिर प्रूशिया के कुछ गैरीबाल्डी गलती से आया, गैरीबाल्डी इटली का है कि नहीं, यूनिफिकेशन किया। ये तो इटली का है। अब चलो ये जर्मेनिया है। दिस इज द एलिगरी। ये कैनवास पेंटिंग बनाई गई जर्मेनिया की, जो फ्रैंकफर्ट चर्च में लटकाई गई, जिस समय वहाँ पर 891 इलेक्टेड मेंबर्स अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो ये लटकाई गई। वहीं ये शपथ ली गई, ओथ दी गई कि हम जर्मनी को जिनका कॉमन एथिक्स है एकीकृत करेंगे। चलो अब थोड़ा सा और इसमें लिखना, ये तो तुम्हें सब। और लास्ट में क्या हुआ, ये कौन सा चित्र, देखो ये क्या जमाई ले रही, यही बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएंगे। तुम्हें जो जमाई लेता वही बता पाओ। बोलो ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तभी बता सकती हो। सोने वाले भी तो बताता है, बोलो जल्दी। ठीक है तुम जमाई देती हो, आप बताओ। ऑल ऑफ मिरर में क्या हो रहा है, शपथ ले रहा है, इसे यूनिफाई कर दिया जर्मनी। ये आखिरी चित्र है, अगला बुक में बना हुआ है, देखो हॉल ऑफ मिरर में शपथ लेते, थोड़ा आगे पीछे देखो, क्योंकि बुक में थोड़ा आगे पीछे है, तो कहीं मिला ये चित्र। हॉल ऑफ मिरर है कहाँ, बोलो त्रिशु, किस देश में। हाँ बहुत अच्छा, ये भी जानते हैं, उन्होंने बताया था कि जी फ्रांस, दैट इज फ्रांस में। नहीं, सब लोग जो शपथ लेते थे वो कहाँ लेने जाते थे, क्योंकि उसने सोने का महल बना रखा। तो अब इसके बारे में लिखें, दैट इज ओके, लिखिए कि कैसर विलियम टू, कैसर विल्हेम टू took the responsibility of unification of Germany। वो कहाँ करा गया था बताओ, किंग ऑफ रूसिया took the responsibility for unification of Germany। So he has in this task his clever minister। कौन सा मिनिस्टर था भैया, बोलो, ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्लेवर चीफ मिनिस्टर, देखो चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरविंद क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क प्लेड की रोल, इसने मुख्य वो रोल निभाया, की रोल।
ही वॉज ए स्किल्ड डिप्लोमेट. अच्छा देखिए, ही फॉट 3 wars. किससे किससे लड़ा होगा? फॉट 3 wars. किसके साथ? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. डेनमार्क के साथ लड़ा. देखो चित्र में डेनमार्क कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? स्वीडन के पास ही है डेनमार्क. यहाँ है क्या? यहाँ पे. तो इसने डेनमार्क से साथ लड़ा. और किसके साथ लड़ा? ऑस्ट्रिया के साथ. और एक किसके साथ? ओके, नाउ एंड फ्रांस. विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. कब से कब तक लड़ा? इन ओवर 7 years, 7 साल तक. एंड वन दीज वॉर. अच्छा, उसकी स्किल क्या थी? ही ऑल्सो, उसने क्या किया? एग्रीड 18 नेशंस, जर्मन स्पीकिंग नेशंस कॉल्ड एज जॉल्वरीन, हु वर डूइंग ट्रेड फ्री ड्यूटी ना, जिसको हम कहते हैं ना एक्साइज फ्री ड्यूटी, जो नेपोलियन ने की थी. उनका क्या नाम था बताओ उन संगठन का? जॉल्वरीन. सो ही ऑल्सो agreed 18 German speaking nation. अच्छा, आपकी बुक में कहाँ लिखा है जॉल्वरीन? अगले पेज में देख लेना, जॉल्वरीन मिल जाएगा. जॉल्वरीन दिख रहा है क्या? इटली यूनिफाइड से पहले मिलेगा. तो पेज नंबर 10. कहाँ पे बताओ? पेज नंबर 10 पे. इतना पीछे 1834 a custom union or देखो joint कहाँ लिखा है. पेज नंबर 10 निकालो. or new conservative after 1815 जो बना है. 1834 ना, हाँ सही लिखा. तो जॉल्वरीन कस्टम यूनियन, तो उन सबको इसने यूनिफाई कर लिया जर्मन स्टेट की. कोई चीज को 18 जर्मन स्पीकिंग नेशंस कॉल्ड जॉल्वरीन, उन सबको एग्री कर लिया टू मेक अ जर्मन नेशन. जॉल्वरीन की स्पेलिंग देखो, REIN. ठीक है. तो 18 जर्मन स्पीकिंग नेशन को उसने एग्री कर लिया टू गेट यूनिफाइड विद प्रूसिया टू मेक जर्मनी, है ना. टू गेट यूनिफाइड विद प्रूसिया टू मेक जर्मनी. These were custom unions. जॉल्वरीन पे भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हमें एक लाइन यहाँ लिखनी होगी. ये जॉल्वरीन है क्या? ये कस्टम यूनियन है जिनमें सीमा शुल्क नहीं लगता ना. It was a custom union जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती हो. कस्टम यूनियन who are trading ड्यूटी फ्री, जिन पर कोई ड्यूटी नहीं लगती ना, कस्टम ड्यूटी फ्री थे. who were doing, जो क्या करते थे? doing custom free trade business या ट्रेडिंग. तो वो सब राजी हो गए कि भाई एक साथ रहेंगे. अंततः क्या होगा बताइए, जब उसने ये सारी वार जीत ली. अब हमारी बुक में लिखा है कि विलियम 1 वाज मेड किंग. जरा बुक में देखो फिर से वापस जाके, विलियम 1 है कि विलियम 2? वो फिर स्प्रिंग के भी बहुत जाता है. कौन राजा था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का देख लो. विलियम 1 है, 1 है क्या? कहाँ पे है बताओ? Hall of Mirror in place अच्छा, of Hall of Mirror Versailles to proclaim the new German Empire head. विलियम 1 ना, तो फिर उसने भी वो करो. जहाँ पे हमने लिखा है ना केसर विलियम 4 था, तो वहाँ विलियम 2 लिखा है एक जगह पहले. शुरू में इसी में तो लिखा रहे थे ना.
उस विलियम 2 की जगह भी विलियम 1 कर दो। एक जगह विलियम 2 लिखा है कि नहीं, कैसर विलियम 2, तो वो कैसर विलियम 1 कर दो, यहाँ भी 1 कर दो। नाउ विद दिस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज ओवर, इज अकम्प्लीट। और कब अकम्प्लिश हुआ बताओ, ये काम कब हुआ? तो और जब वो शपथ ले लेगा तब ये काम हो जाएगा। तो in 1871 unification of Germany was completed। अब त्रिशु बोलो, जर्मनी का कौन राजा बना और उसने किस देश के किस बिल्डिंग में शपथ ली, इतना बता दो। जर्मनी का राजा कौन बना? केसर विलियम 1। अच्छा, और फिर उसने शपथ ले ली होगी, वो किंग बन गया कि नहीं? तो उसने किस देश में शपथ ली होगी? फ्रांस। फ्रांस में किस महल में? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बताओ कहाँ से शपथ ली? हॉल ऑफ मिरर किस महल में था? बोलो। यस, पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज को हिंदी में वारसाई कहते हैं। सो कंप्लीटेड, he proclaimed himself as king of, वो खुद प्रूशिया का था ना, लेकिन अब किसका राजा बन गया? किंग ऑफ जर्मनी का बन गया ना। ये सब मिल गया ना जर्मनी, ये तो बता रहे ना, इतना मिल गया। नीदरलैंड छोड़ दो, ये तो मिल गया ना, यही तो जर्मनी है। he proclaimed himself king of Germany and taken oath in hall of mirrors of palace of Versailles of France। सही है कि नहीं? और वो ठंडी रातें उसमें लिखा है, इट इज कपाने वाली रातें लिखा है चित्र में। दैट इज he has taken oath, shivering cold, taken oath in hall of mirror ठीक है, हॉल ऑफ मिरर ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज ऑफ फ्रांस। देखो अजीब बात है, फ्रांस में जाके ओथ ले रहा, जर्मनी का राजा बनना नहीं। समझ में आ गया? फ्रांस का यूनिफिकेशन समझ में आ गया? अब आपके पास ब्रिटिश का बचा है, ग्रीस का बचा है। ग्रीस भी बताएंगे, देखो ग्रीस है चित्र में। ब्रिटिश में तुम्हें कल परसों बताया था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इसके साथ मिले हैं, और एक पोलैंड का बताना, 3 और बचे। कल देखेंगे, इसको पूरा याद करके आना, कल आते ही लिखना।